हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जिनके विषय में बताने जा रही हूँ वो हैं कार्ल मार्क्स। स्टूडेंट, आज हम इनके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इसके माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकें, जिससे आपकी परीक्षा आसानी से हो सके। स्टूडेंट, ये चैनल मैंने उन छात्रों के लिए तैयार किया है जो यूपीएससी, सीएससी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक फुल पैकेज दिया जा रहा है। आप सभी के सपोर्ट के लिए आप चैनल तथा वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक करें, प्रश्न के लिए कमेंट करें तथा शेयर करें। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्ल मार्क्स जी के विषय में। स्टूडेंट, निष्पक्ष रूप से उस व्यक्ति के विषय में कुछ कह पाना बहुत कठिन हो जाता है जिसे लाखों व्यक्ति ईश्वर की भांति पूजते हों और अन्य लाखों पिशाच मानकर घृणा करते हों। यदि मार्क्स के अध्ययन की आवश्यकता का प्रश्न हटाया जा सके तो इन कटु आलोचनाओं से बचा जा सकता है। पर उस व्यक्ति को कैसे भुलाया जा सकता है जिसके विचारों ने विश्व को प्रतिद्वंदी शिविरों में बांट दिया हो। ऐसे व्यक्ति के संबंध में विचार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भावुकता को मस्तिष्क की खिड़की से बाहर फेंककर उसे समझने की कोशिश की जाए। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको मार्क्स के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। उनके जीवन परिचय से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी थे। तो उसके अंतर्गत उनके कौन से विचार आते हैं, किसके माध्यम से वो प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी थे। स्टूडेंट, मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करने वाला पहला विचारक नहीं था, और मार्क्स से पूर्व अनेक ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए जा चुके थे। इनमें मुख्य थे फ्रांस में नोएल, बावेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और लुई ब्लांक, और इंग्लैंड में जॉन डी सिसमोंडी। स्टूडेंट, डॉक्टर हॉल, विलियम थॉमसन और रॉबर्ट ओवन। ये विचारक पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप नीति के कटु आलोचक थे। ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझने का प्रयत्न नहीं किया था। स्टूडेंट, इन लेखकों के द्वारा ना तो परिवर्तित घटना चक्र की कोई व्याख्या प्रस्तुत की गई थी और ना ही विद्यमान अवस्था को सुधारने के लिए क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन प्रदान किया गया था। इसीलिए मार्क्स से पहले के समाजवादियों को स्वप्न लोकीय समाजवादी कहा जाता है। स्टूडेंट, मार्क्स लिखता है कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे हैं, पर दार्शनिकों का मुख्य कार्य जगत का विश्लेषण करना नहीं बल्कि उसे बदलना है। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित समाजवाद एक काल्पनिक विचारधारा मात्र न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है। इस दृष्टि से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। स्टूडेंट, मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गूढ़ अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स उन इतिहासकारों से बिल्कुल सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा है। इतिहास के विकास को समझने के लिए उसके द्वारा हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया गया है और उसका विश्वास है कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का अनवरत विकास हुआ है। मार्क्स प्रथम व्यवहारिक दार्शनिक है जिसने इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती हैं। स्टूडेंट, मार्क्स ने आधुनिक समाज का बड़ी गूढ़ता और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है। उसने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए एक विधिवत प्रक्रिया का निरूपण भी किया है। इस प्रकार समाजवाद को उसकी भावुक तथा काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उनके द्वारा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ इन शब्दों में श्रमिक वर्ग का क्रांति करने के लिए आह्वान किया है। उसके द्वारा श्रमिक वर्ग संगठित करने का भी प्रत्येक संभव प्रयास किया गया है और इस दृष्टि से 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार उसने विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया है। स्टूडेंट,
कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रणेता का नाम देते हुए लास्की ने लिखा है कि किसी भी पहलू से हम उसे देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। उसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया तथा उसने एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन और गति प्राप्त हुई। स्टूडेंट, अब मैं आपको कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। कार्ल मार्क्स उस महान विचारक का नाम है जो अपने वैज्ञानिक सिद्धांत के बल पर घिनौने पूंजीवादी साम्राज्य को ढा देना चाहता है और उसके स्थान पर शोषण विहीन, जाति विहीन, धर्म विहीन, राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना चाहता है, जिसमें आदिम साम्यवादी खुशहाली स्थापित हो, यानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच दीवार के रूप में खड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नाम हो और प्रेम के रिश्ते स्थापित हो। व्यक्ति का जीवन एकांगी नहीं, सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण हो। अमीर और गरीब ना हो, बल्कि तमाम लोग बराबर हों। सभी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्यों का संपादन करें और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें। स्टूडेंट, समानता और वास्तविकता स्वतंत्रता के पुजारी और स्वयं दरिद्रतापूर्ण जिंदगी जीने वाले महान विद्वान विचारक कार्ल मार्क्स का जन्म पश्चिमी प्रशा में 1818 ईस्वी में यहूदी माता पिता से हुआ। मार्क्स के माता पिता के द्वारा उनकी बाल्यावस्था से ही ईसाई धर्म कबूल कर लिया गया था। मार्क्स की शिक्षा बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालयों में हुई, जहां वो हीगल के चिंतन से विशेषता प्रभावित हुए और बाद में उन्होंने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ उग्र विचार रखने के कारण विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पद को प्राप्त न कर सके और उन्हें स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जीवन प्रारंभ करना पड़ा। मार्क्स इतिहास, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों का गूढ़ अध्ययन करने के बाद 1843 में समाजवाद के अध्ययन के लिए पेरिस गए। वहां पर वह प्रूदों, बाकुनिन और मेजनी इत्यादि प्रख्यात व्यक्तियों के संपर्क में आए। वहां वह फ्रेडरिक एंजल्स के संपर्क में भी आए, जिनका पिता संपन्न कपड़ा मिल मालिक था। आर्थिक समस्याओं पर इन दोनों के विचारों में बहुत साम्य था, जिसने इन्हें आजीवन सहचर के सूत्र में बांध दिया। मार्क्स सिद्धांतों की रचना करते रहे, एंजल्स उनके प्रचार और समाजवाद के संगठन की दिशा में प्रयत्नशील रहे। स्टूडेंट, एंजल्स ने मार्क्स के सहयोगी, उनकी रचनाओं के संपादक तथा स्वतंत्र लेखक के रूप में भी मार्क्सवाद के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। स्टूडेंट, अब मैं आपको मार्क्स की रचनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1844, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865, कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड 1894, द सिविल वॉर 1871, द गोथा प्रोग्राम। एंगल्स ने भी मार्क्स के साथ सह लेखक के रूप में कार्य किया। कुछ पुस्तकें थीं, द होली फैमिली 1875, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी ऑन इंडिया। अब मैं उनकी रचनाओं के बाद आपको मार्क्स के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट, मार्क्स ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इन वैज्ञानिक सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष संबंधी सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य और शासन संबंधी सिद्धांत और क्रांति सिद्धांत है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में ये हमारा पथ प्रदर्शन करता है। स्टूडेंट, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द हैं। इनमें पहला शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके हिसाब से सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। सबसे पहले मैं आपको द्वंद्वात्मक प्रक्रिया बताऊंगी। स्टूडेंट, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। हीगल ये मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके तीन अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद।
मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। स्टूडेंट, मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। ये निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, यानी प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है और दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद की स्थिति होती है, संवाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने गेहूं के पौधे के दृष्टांत से समझाया है। स्टूडेंट, गेहूं का एक दाना लीजिए, ये दाना वाद है। भूमि में बो देने के बाद इसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया आरंभ होती है, या गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है, या पौधा विकास की दूसरी कड़ी यानी प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूख कर नष्ट होना है। स्टूडेंट, तीसरी दशा संवाद या विपरिणाम है। स्टूडेंट्स, आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस तरह समझाया जा सकता है। पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्थावाद है, जिसमें ये असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली और सर्वहारा लोगों के दो वर्गों में बंट जाता है। इस असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है। व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की यह व्यवस्था आती है, जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप यह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवस्था होती है। स्टूडेंट, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की, लेकिन मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्व से बहुत अलग है। मार्क्स ही कहता है कि मेरे द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से अलग है, बल्कि वह उसके बिल्कुल अलग है। मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल खड़ा पाया है, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा कर लिया। स्टूडेंट, हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी था और वह विश्व आत्मा या सूक्ष्मतम आत्मत्व को समाज का नियामक कारण मानता था। हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्व आत्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है, और वो भी एक दैवी आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया और उनके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता स्वीकार की, क्योंकि वो न केवल प्रत्यक्ष सत्य या वास्तविक ज्ञान है, बल्कि स्पष्ट शाश्वत रूप भी है। स्टूडेंट, मार्क्स कहता है कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते और इसलिए हमारे लिए उसका होना नहीं के बराबर है, पर इसके अलग भौतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और हमारे लिए वो सर्वथा सत्य है। इस कारण निश्चित और स्पष्ट भौतिक वस्तुओं को छोड़कर आत्मा जैसी मृग मरीचिका को अपने दर्शन का आधार कैसे बनाए? ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकती। इस तरह से मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया। हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रकृति और आत्मा के विकार यानी उससे उत्पन्न है, पर मार्क्स के मत में जिसे हम आत्मा, मन या मस्तिष्क कहते हैं, वो उसी प्रकार भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं हैं, जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम में संयुक्त कर देने पर उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। स्टूडेंट, इस तरह से हीगल विचारों को प्रधान मानते हुए पदार्थ को विचारों का प्रतिबिंब मानता है, लेकिन मार्क्स पदार्थ को प्रधान मानता है और उसका विचार है कि पदार्थ ही विचारों के स्रोत होते हैं। स्टूडेंट, मार्क्स के ही शब्दों में मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके उल्टा उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतन का निर्धारण करता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं बताना चाहती हूँ। सोवियत रूस के भूतपूर्व 1924 से 53 सर्वे सर्वा जे स्टॉलिन के द्वारा अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विस्तार के साथ विवेचना की गई। मार्क्स की विचारधारा के अध्ययन और स्टॉलिन की व्याख्या के आधार पर ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो विशेषताएं बताई जा सकती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं, बल्कि समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबंध और परस्पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। स्टूडेंट, द्वंद्ववाद के हिसाब से प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीजें उत्पन्न और विकसित होती तथा पुरानी चीजें नष्ट होती रहती हैं, यानी कि हमारे द्वारा
विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वो केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पुराने गुण छोड़कर नए गुण धारण कर लेती हैं। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ और अचानक होते हैं। स्टूडेंट, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं? इसका उत्तर मार्क्स हीगल की विचारधारा के आधार पर ही देता है। उसके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होता है। द्वंदात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। स्टूडेंट, द्वंदात्मक भौतिकवाद के बाद अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ऐतिहासिक भौतिकवाद के विषय में भी देना चाहूँगी। स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स द्वंदात्मक भौतिकवाद की सहायता से समाजवाद को वैज्ञानिकता प्रदान करता है और उसी की सहायता से इतिहास और सामाजिक विकास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिक व्याख्या का नाम दिया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ ये है कि तर्क के द्वारा समझाए गए भौतिकवाद के सिद्धांतों को समाज में लागू किया जाए। स्टूडेंट, आर्थिक नियतिवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रमुख तत्व है। मनुष्य में तमाम कार्यों के पीछे आर्थिक तत्व मौजूद होते हैं। इतिहास की तमाम घटनाओं का निर्माण निश्चित रूप से उत्पादन प्रणाली के द्वारा निर्धारित होता है। मार्क्स का मानना है कि इतिहास में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसके पीछे मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप है और प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थाएं उत्पादन के साधनों द्वारा नियंत्रित होती हैं। मार्क्स के अनुसार द्वंदात्मक भौतिकवाद की तरह इतिहास की प्रत्येक अवस्था वर्ग संघर्ष का परिणाम है। इतिहास की प्रत्येक घटना और परिवर्तन का मूल आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के हर परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं और छठा चरण आने वाला है। स्टूडेंट, इस प्रकार मार्क्स 6 ऐतिहासिक चरण बताता है। पहला है आदिम साम्यवादी युग, दूसरा है दास युग, तीसरा है सामंती युग, चौथा है पूंजीवादी युग, पांचवा है समाजवादी युग और छठा है साम्यवादी युग। स्टूडेंट, ऐतिहासिक भौतिकवाद के बाद अब मैं आपको कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारणा को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की ये धारणा ऑगस्टिन थोर से ली गई थी, लेकिन इसकी पूरी विवेचना मार्क्स के द्वारा ही की गई है। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हों। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित 2 वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। स्टूडेंट, वर्गों के स्वरूप में भले ही अंतर आता रहे, लेकिन समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों, भूमि और पूंजी पर अधिकार रखता है। इसे जमींदार या पूंजीपति वर्ग कहते हैं। दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग के शोषण से लाभ उठाता है तथा परिश्रमजीवी वर्ग का शोषण करता है। दूसरा वर्ग पर्याप्त परिश्रम करने पर भी जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने के साधन नहीं जुटा पाता और निरंतर शोषित होता रहता है। इस दृष्टि से पहले को शोषक वर्ग और दूसरे को शोषित वर्ग कहा जा सकता है। पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी इनके हितों में बहुत ही विरोध है। पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिक से अधिक लाभ हो और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। स्टूडेंट, हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ होता है। यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंजेल्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर और सामान्य जन, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, निरंतर एक दूसरे का विरोध करते और अनवरत कभी लुक छिपकर तथा कभी खुलकर संघर्ष करते चलते रहे हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई या संघर्ष करने वाले वर्गों के सर्वनाश से। स्टूडेंट, वर्ग संघर्ष की अपनी इस धारणा के आधार पर कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की अवश्य संभावना व्यक्त करता है। उसके हिसाब से पूंजीवादी अवस्था में
ही स्वयं अपने विनाश के बीज निहित है। पूंजीपति अधिक उत्पादन में विश्वास करते हैं, जिसका परिणाम थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में धन एकत्रित करना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की संख्या में निरंतर कमी और श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। पूंजीपति अपने आर्थिक लाभों के कारण एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों की स्थापना में विश्वास करते हैं। उद्योग के इस स्थानीयकरण के कारण श्रमिकों में वर्गीय चेतना का निरंतर विकास होता रहता है, उसमें एकता उत्पन्न होती है और इसके आधार पर वो पूंजीपतियों का मुकाबला करने में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा भी उद्योगों में उत्पादन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण इनकी खपत के लिए दूसरे देशों में मंडियां खोजी जाती हैं। स्टूडेंट, विकसित पूंजीवादी देशों के पूंजीपति दूसरे देशों में भी अपनी पूंजी लगाते हैं। इस कारण पूंजीवाद विश्वव्यापी और अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक परिणाम बार बार आर्थिक संकटों की उत्पत्ति है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है। सभी देशों के श्रमिक समान रूप से पूंजीवाद के शोषण और अत्याचारों से पीड़ित होते हैं। श्रमिक आंदोलन बहुत अधिक सुसंगठित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लेता है। पूंजीवाद इस सुसंगठित श्रमिक आंदोलन के सामने टिक नहीं सकता और इस प्रकार पूंजीवाद स्वयं अपने संभावी विनाश का कारण बन जाता है। स्टूडेंट, श्रमिक पूंजीपतियों से पूंजी और उनके सहायक वर्ग से सत्ता छीन लेने के बाद सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित कर सकते हैं। वर्ग संघर्ष की भावना किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है, इसे स्पष्ट करके कोकर जी ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित कर देती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है, उनमें परस्पर संपर्क और सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है, उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। स्टूडेंट, आज मैंने आपको कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके सिद्धांत में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के विषय में बताया। आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपको ये कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की गई है। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट।